Hello student, class 10 is a video 10 of the chapter Making of the Global World। तो भारत में इस मंदी का क्या असर पड़ा होगा। इफ़ वी लुक एट द इम्पैक्ट ऑफ डिप्रेशन, यदि हम इस मंदी का प्रभाव देखें भारत में तो वी रियलाइज, हम महसूस करेंगे हाउ इंटीग्रेटेड द ग्लोबल इकोनॉमी। इस बात को अच्छी तरह से हम समझ सकते हैं कि जो ग्लोबल इकोनॉमी थी एट बिकम बाय अर्ली 20वीं सेंचुरी में 20वीं सदी की शुरुआत तक वैश्विक अर्थव्यवस्था कितनी एकीकृत हो चुकी थी, इंटीग्रेटेड हो चुकी थी, एक हो चुकी थी। द ट्रीमॉस, अगर हम बात करें दुनिया के एक हिस्से में पैदा होने वाले संकट, जो ट्रीमॉर था यानी कि ऑफ क्राइसिस, यानी कि जो ये मंदी थी, जो संकट था, इसकी जो कपकपाहट थी वो बाकी हिस्सों पर भी पहुंच चुकी थी। इसको ट्रीमॉर कहते हैं, कपकपाहट। इस मंदी की जो कपकपाहट थी, वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, एक हिस्से से शुरू होके क्वाइटली रिलेट टू द अदर पार्ट ऑफ अफेक्टिंग लाइफ, और इस तरीके से बाकी हिस्सों में पहुंची और उससे दुनिया भर में लोगों की जो जिंदगी थी, अदर पार्ट ऑफ अफेक्टिंग लाइफ, इकोनॉमिक एंड सोसाइटी वर्ल्ड वाइड, और पूरे समाज में फैल चुकी थी। इन द 19th सेंचुरी अगर हम बात करें, यू हैव सीन कॉलोनियल इंडिया, जैसा कि हम देख चुके हैं औपनिवेशिक भारत जो था कृषि वस्तुओं का निर्यात और तैयार माल का आयात बन चुका था। कॉलोनियल इंडिया जो था, औपनिवेशिक भारत, हैड बिकम एक्सपोर्टर, जो कृषि के उत्पाद थे उनका निर्यात करता था, और जो मैन्युफैक्चर्ड चीज़ें थी, इंडस्ट्रियल गुड्स थे, उनका इंपोर्ट किया करता था। डिप्रेशन इमीडिएटली अफेक्ट इंटेंड, और इस मंदी से भारतीय व्यापार पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा। इंडियाज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट नियरली हाफ्स बिटवीन 1928 टू 1934। तो इंडिया का अगर हम बात करें भारत की, तो हम देखेंगे तो जो 1928 से 34 के बीच में हाफ हो गया, आयात जो निर्यात था लगभग आधे रह गए थे। जबकि अगर हम बात करें द प्राइस फॉल, इंडिया फेल बाय 50%, और जो इसकी कीमत थी वो लगभग 50% क्या हो गया, कम हो गया था। पीजेंट्स एंड फार्मर्स सफर्ड मोर देन अर्बन डेवलपर्स बल, जैसा कि हम पीछे बात कर चुके हैं कि औपनिवेशिक भारत कृषि वस्तु का निर्यात वो कर चुका था। शहरी निवासियों के मुकाबले किसान और काश्तकारों को ज़्यादा नुकसान हुआ। जो किसान थे, पीजेंट्स और फार्मर्स, किसान और काश्तकार, वो ज़्यादा नुकसान हुआ। सपाट मोर देन अर्बन डेवलपर, जो शहरी निवासी थे उनके मुकाबले में किसानों को ज़्यादा नुकसान हुआ। दो द एग्रीकल्चर प्राइस फेल शार्पली, हालांकि जो कि अधिक कृषि उत्पाद की कीमत जो थी तेजी से नीचे गिरी, लेकिन सरकार ने लगान वसूली में छूट देने से साफ इनकार कर दिया। इस बीच दो एग्रीकल्चर प्राइस, हालांकि जो कृषि के उत्पादों की कीमतें थी शार्पली तेजी से नीचे गिरी, लेकिन जो उपनिवेशिक सरकार थी उन्होंने रेवेन्यू को कम करने से साफ तौर पर मना कर दिया। पीजेंट्स प्रोड्यूसिंग फॉर द वर्ल्ड मार्केट एंड ये द वर्स्ट सीड, और जो पीजेंट्स थे इस समय सबसे बुरी मार उन काश्तकारों पर पड़ी जो विश्व बाजार के लिए उगाया करते थे। पीजेंट्स जो पूरे वर्ल्ड के लिए खेती किया करते थे, उन पर एक गहरी मार पड़ी। कंसीडर द जूट प्रोडक्ट ऑफ बंगाल, बंगाल के जो जूट को उगाते थे उनको देखिए। दे ग्रू जो जूट दैट वाज द प्रोसेस्ड इन फैक्ट्रीज फॉर एक्सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ गनी बैग, वे कच्चा पटसन उगाते थे जिससे कारखानों में टाट की बोरियां बनाई जाती थी। ग्रू रॉ जूट, कच्चा जूट उगाया करते थे, कच्चा पटसन उगाते थे, और उससे क्या होता था प्रोसीजर, और फैक्ट्री उससे क्या होते फैक्ट्रियों में एक्सपोर्ट करने के लिए गनी बैग्स यानी बोरियां बनाई जाती थी। बट द गनी एक्सपोर्ट, लेकिन जो गनी का एक्सपोर्ट है वो क्या हो गया, कोलैप्स्ड हो गया, यानी कि टाट का निर्यात बंद हो गया, और कच्चे पटसन की जो कीमतें थी एंड द प्राइस ऑफ रॉ जूट क्रैश मोर देन 60%। जो कच्चे पटसन की जो कीमत थी 60% से भी ज़्यादा उसमें डाउनफॉल हो गया। पीजेंट्स हु बोरोड इन द होप बेटर, और वो काश्तकार जिन्होंने अच्छे दिन फिरने की उम्मीद में बेहतर आमदनी के लिए उपज बढ़ाने के वास्ते कर्जे लिए थे। उन्होंने अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, जो काश्तकार थे उन्होंने एक अच्छे कल के लिए यानी अच्छे समय के लिए प्रोडक्शन ज़्यादा करने के लिए हाई इनकम होगी करके लोन लिया था, लेकिन हायर इनकम के लिए फेस्ड ओपर लो प्राइस। लेकिन क्या हो गया, अचानक से
उनकी हालत भी उपज का सही मोल न मिलने के कारण खराब हो गई। जो उनकी कंडीशंस थी, इंक्रीज आउटपुट, वो आउटपुट ज़्यादा चाहते थे इस आशा के साथ कि जो हायर इनकम होगी उनकी, लेकिन जो लो प्राइस होने के कारण फेल डीपर एंड डीपर इनटू डेट, वो दिनों दिन गहरे कर्ज में डूबते जा रहे थे। इस विपत्ति को ध्यान में रखकर द बंगाल जूट, इस तरह से जो बंगाल के जूट ग्रोवर थे, लेमेंट यानी कि वो विलाप करने लगे। और इस तरह के हम कह सकते हैं कि एक बंगाल के राइटर ने, कवि ने एक लिखा कि ग्रो मोर जूट ब्रदर विद द होप ऑफ ग्रेटर गैस, चलो भाइयों ग्रो मोर जूट, चलो भाइयों आओ ज़्यादा पर्सन हो गए, किसके लिए, लागत और कर्जे में पीस कर ना उम्मीदी पाओ। कॉस्ट एंड डेट, जो उसकी कीमत थी और जो डेट कर्ज था, उसमें जूट विल मेक यू होप गेट डैश्ड, जो तुमको एक गहरे नाउम्मीदी में छोड़ देगा। सारी पूंजी जो थी, व्हेन यू हैव स्पेंड ऑल योर मनी, तुमने जब अपनी सारी पूंजी वेस्ट कर दी, गॉड द कॉप क्रॉस ऑफ द ग्राउंड, सारी पूंजी लगाकर फसल खड़ी कर जाओ, घर पर बैठे बनिए दंगे 5 रुपये मन भाव। ट्रेड सेटिंग एट होम जो थे, पे ओनली रेस्ट 5 मंथ्स। अक्रॉस इंडिया की अगर हम बात करें, पीजेंट्स जो थे इनडेटनेस इंक्रीज, पूरे भारत में अगर हम बात करें, काश्तकार पहले से भी ज़्यादा कर्ज में डूब गए थे। जो इंडियन पीजेंट्स थे, उनकी जो कंडीशंस थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इनडेटनेस इंक्रीज, दे यूज अप देयर सेविंग्स, वो क्या करते थे, पूरे खर्चे को पूरे करने के चक्कर में उनकी जो बचत थी वो ख़त्म हो गई थी, सेविंग्स उनकी। एंड मॉर्टगेज लैंड, और इस तरीके से ज़मीन सूदखोरों के पास गिरवी पड़ी थी, मॉर्टगेज लैंड्स कर दिया। एंड सोल्ड वट एवर ज्वेलरी, जो कुछ उनके पास गहने रखे थे और प्रीशियस कीमती धातुएं थी, दे हैड टू मीट देयर एक्सपेंस, अपने खर्चों को चलाने के लिए उन्होंने क्या किया, घर में जो भी गहने जेवर थे बिक चुके थे। मंदी के इन्हीं सालों में भारत कीमती धातुओं खासकर सोने का निर्यात करने लगा। और इसी साल में डिप्रेशन ईयर में इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर बन गया प्रीशियस मेटल्स का, नोटेबली गोल्ड। द फेमस इकोनॉमिस्ट जो थे, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड केन्स जो थे, बहुत प्रसिद्ध थे, थॉट दैट इंडियन गोल्ड एक्सपोर्ट प्रोमोट, ये सोचा कि जो इंडिया के गोल्ड के एक्सपोर्ट करने से ग्लोबल इकोनॉमिक, जो वैश्विक रूप से आर्थिक स्थिति है उसकी रिकवरी यानी हो जाएगी। दे सर्टेनली हेल्प्ड स्पीड इन ब्रिटेन रिकवरी, उन्हें ये शायद ये यकीन था कि ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति सुधारने में तो निश्चय ही मदद दी। इससे क्या हुआ, जैसे वो सोने को, भारतीय सोने के निर्यात से वैश्विक जो अर्थव्यवस्था थी उसको पुनर्जीवित करने में मदद तो मिली, और इसके निर्यात से, यहाँ के गोल्ड एक्सपोर्ट करने से ब्रिटेन की इकोनॉमिक कंडीशन तो सुधरी, लेकिन क्या थोड़ी बहुत, बट डिड लिटिल फॉर द इंडियन पीजेंट्स, लेकिन भारतीय किसान जो थे उनको कोई खास लाभ नहीं हुआ। 1931 की अगर हम बात करें, इंडिया में इंडियन पीजेंट, रूरल इंडिया वाज सीडिंग विद द अनरेस्ट। महात्मा गांधी लॉन्च, जब महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया था एट द हाइट ऑफ डिप्रेशन, उस समय महात्मा गांधी ने सविनय आंदोलन शुरू किया था। तो 1931 में जो मंदी थी, जो रिसेशन था, वो बहुत ही ज़्यादा चरम पर थी, और ग्रामीण जो भारत था, असंतोष व उथल पुथल, यहाँ पर जो रूरल इंडिया था, द सीडिंग विद अनरेस्ट, यहाँ बहुत ही ज़्यादा लोगों में उथल पुथल थी, एक हर तरफ एक कह सकते हैं एक ऐसा माहौल जहाँ पर लोगों के पास रोज़गार नहीं था, उत्पादन ज़्यादा था लेकिन कीमतें उनको उतनी नहीं मिल पा रही थी, और गवर्नमेंट रेवेन्यू कम नहीं किया था। दूसरी तरफ साल्ट पर टैक्स लगा दिया गया था। डिप्रेशन प्रूव लेस ग्रीन फॉर अर्बन इंडिया, जो डिप्रेशन था या मंदी जो थी शहरी भारत के लिए इतनी दुखदाई नहीं रही। जो डिप्रेशन प्रूव लेस ग्रीन फॉर अर्बन इंडिया बिकॉज ऑफ फॉलिंग प्राइस, क्योंकि कीमत गिर जाने के बावजूद शहरों में रहने वाले ऐसे लोगों की हालत ठीक रही जिनकी आय निश्चित थी, यानी कि जो निश्चित आय वाले थे उनमें कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। वो कौन होंगे, परमानेंट जॉब वाले, बिकॉज ऑफ फॉलिंग प्राइस दोज हु फिक्स्ड इनकम थी। से टाउन ड्वेलिंग जो लैंड ओनर्स थे वो रिसीव रेंट, जो शहरों में रहने वाले जो लोग थे, जो शहरों में रहने जमींदार जिनकी अपनी ज़मीन पर बदा बदाया भाड़ा मिलता रहता था, चाहे उत्पादन भले ही ना हो रहा हो लेकिन उनको अपने ज़मीन पर भाड़ा मिलता रहता था,
मिडिल क्लास सैलरी एम्प्लॉय जो थे नाउ फाइंड देमसेल्फ, उनको अपनी बेहतर स्थिति लगी। एवरीथिंग कॉस्ट लेस, हर चीज की क्या थी वहां पर, मध्यम वर्गीय वेतनभोगी कर्मचारी सीमा शुल्क बढ़ा लिए गए थे। हालांकि जो सीमा शुल्क था, जो टैक्स था, टैरिफ जो था, प्रोटेक्शन करने के लिए इंडस्ट्री को अंडर द प्रेशर ऑफ नेशनलिस्ट ओपिनियन, एक हम कह सकते हैं जो राष्ट्रवादी खेमे थे उनके दबाव के कारण औद्योगिक उद्योग, भारतीय उद्योगों की रक्षा के लिए जो अदर कंट्री से यहाँ पर चीज़ें इंपोर्ट हो रही थी उन पर टैक्स लगा दिया गया, जिससे कि यहाँ के लोकल जो इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन थी उनको एक सिक्योरिटी मिले, उनको प्रिजर्व किया जाए। तो किस तरीके से हम देख सकते हैं जो रिबिल्डिंग ए वर्ल्ड इकोनॉमी द पोस्ट वॉर एरा, हम कह सकते हैं जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था ब्रोक आउट वर्ल्ड, वो कैसे हुआ, ब्रोक आउट न्यू डिकेड्स आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इट मीन्स जो जिस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ, इट वॉज फॉट बिटवीन, यह जो लड़ाई थी युद्ध भी दो खेमों के बीच था, एक गुट में दूरी शक्तियां और दूसरे खेमे में मित्र राष्ट्र थे, एक्सिस पावर। तो जो जैसे मेनली नाजी जर्मनी, जापान और इटली आते थे, और दूसरे में एलाइज जो थे ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन एंड यूएस। इट वाज ए वॉर वेज फॉर 6 years on many front in many place over land on sea in the air। और जो ब्रिटेन, सोवियत संघ और फ्रांस के नाम से जाना जाता था, 6 साल तक जो चला युद्ध था जमीन, हवा और पानी, याद रखिएगा, जमीन, हवा और पानी में ये असंख्य मोर्चों पर यह युद्ध लड़ा गया था। वंस अगेन डेथ एंड डिस्ट्रक्शन वॉज इनॉर्मस, एक बार फिर से इस युद्ध में मौत और तबाही की कोई हद बाकी नहीं बची थी। जो डेथ और डिस्ट्रक्शन था वो क्या था, बहुत ज़्यादा था, हर तरफ विनाश था, हर तरफ मौत थी। एटलीस्ट 60 मिलियन पीपल वर अबाउट, लगभग हम कह सकते हैं इस जंग के कारण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 6 करोड़ लोग मारे गए। 6 करोड़ पीपल, यहाँ पर 60 मिलियंस लिखा है। 6% ऑफ वर्ल्ड जो 39 में पॉपुलेशन की बिलीव टू बी किल्ड है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से 3% लोग, और करोड़ों लोग इसमें घायल हो गए थे। मिलियंस वेर मोर इंजर्ड। अनलाइक हम बात करें अर्लियर वर्स, मोस्ट ऑफ द डेथ टुक प्लेस आउटसाइड द बैटलफील्ड, और जो बहुत सारे जो युद्ध थे मोर्चे पर मरने वालों की संख्या ज़्यादा थी, युद्ध में जो मोर्चे पर गए थे उनमें ज़्यादा मरने वालों की संख्या थी। मैनी मोर सिविलियन देन सोल्डर डाइड, और युद्ध में ऐसे लोग ज़्यादा मरे जो किसी मोर्चे पर लड़े नहीं थे। यूरोप और एशिया के विशाल भूभाग जो थे तबाह हो गए, कह रहे वास्ट पार्ट ऑफ यूरोप जो है, बहुत बड़ा हिस्सा जो यूरोप का, एशिया का था, डिवास्टेड, तबाह हो गए। एंड सेवरल्स सिटीज व डिस्ट्रॉय, और कई सारे जो शहर थे वो बमबारी और लगातार गोलाबारी के कारण क्या हो गए, मिट्टी में मिल गए। आर्टिलरी अटैक, दे वर कॉज एन इमेंस अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक डिवास्टेशन कहता है ये, और गोलाबारी कारण मिट्टी में मिल गए। इस युद्ध में बेहिसाब आर्थिक और सामाजिक तबाही को जन्म दिया। ऐसे हालात में पुनर्निर्माण का काम करना कठिन और लंबा साबित था। रिकंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता था क्योंकि हर तरफ तबाही थी, विनाश था, हर जमीन जो थी बिल्कुल बंजर जैसी हो गई, तबाही मची हुई थी, और हर तरफ खौफ का मंजर था हर इंसान में। और कुछ ही व्यक्ति जो बचे थे, टू क्रूशियल इन्फ्लुएंस से पोस्ट वार रिकंस्ट्रक्शन कह रहा है, युद्ध काल में पुनर्निर्माण का काम 2 बड़े प्रभावों के साये में पला। तो द फर्स्ट वॉर वाज यूएस इमरजेंस एज द डोमिनेंट इकोनॉमी का हम बात करें, पश्चिमी विश्व में अमेरिका आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक शक्ति में से एक वर्चस्वशाली ताकत बन चुका था। दूसरी ओर सोवियत संघ भी एक वर्चस्वशाली शक्ति के रूप में सामने आया। द सेकेंड वॉज द डोमिनेंस ऑफ सोवियत यूनियन, तो 2 रूपों में बढ़ गया था खेमा। पश्चिमी विश्व में अमेरिका आर्थिक और राजनीतिक और सैनिक दृष्टि से ताकतवर था, आर्थिक रूप से भी, राजनीतिक से और सैनिक दृष्टि से भी। और सोवियत संघ जो रूस था वो एक वर्चस्वशाली शक्ति के रूप में, डोमिनेंस सोवियत यूनियन के रूप में सामने आया। इसने इट हैज मेड ह्यूज सैक्रिफाइसेज, बहुत ज़्यादा बड़ा बलिदान दिया, टू डिफीट नाजी जर्मनी, नाजी की जर्मनी को हराने के लिए कई सारी कुर्बानियाँ दी। जिस समय पूंजीवादी दुनिया और उस समय
ना एंड ट्रांसफॉर्म में बैकवर्ड, और ट्रांसफॉर्म कर दिया जो बैकवर्ड पिछड़ा एग्रीकल्चर कंट्री था इनटू ए वर्ल्ड पावर ड्यूरिंग वेरी ईयर्स व्हेन द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड, उस समय जो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड था वह ट्रैप्ड इन द ग्रेट डिप्रेशन, यानी कि जिस समय पूंजीवादी दुनिया महामंदी के दौर से जूझ रही थी, पूरी दुनिया में महामंदी आ रही थी जिस समय, उसी दौरान सोवियत संघ के लोगों ने अपने देश को क्या किया, पावर बैकवर्ड एग्रीकल्चर कंट्री इंटू वर्ल्ड पावर, एक पिछड़े हुए जो कृषि के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ था, सोवियत संघ के लोगों ने अपने देश को एक पिछड़े खेतियार देश की जगह एक विशाल शक्ति के रूप में लाके खड़ा कर दिया था, जो एक काबिले तारीफ था। थैंक यू फॉर लिसनिंग में।